हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेसिमेन कलेक्शन को हम आज 4 टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे, जो कि एक तो इसके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्शन, एक हो जाएगा टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन और स्पेसिमेंस उनके लिए, जैसे कि अलग अलग इन्फेक्शंस के लिए आप अलग अलग टाइप का स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। जैसे कि बैक्टीरियमिया का केस होगा तो आप ब्लड सैंपल लेंगे। स्पेसिमेन के ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे और स्पेसिमेन की स्टोरेज के बारे में देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद जनरल प्रिंसिपल्स, हम देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स को इन 4 हेडिंग्स के अंडर। एक्चुअली ये 4 हेडिंग्स नहीं है, ये मेमोनी के एक जो मैंने बनाया है, तो आप इसको याद कर लीजिए। प्री एंटीबायोटिक, कंटेमिनेटेड स्वॉब, कंटेनर लेबल, रिजेक्ट फॉर एनारोब। अगर आप ये 4 फ्रेजेस याद कर लेंगे तो आपको सारे जनरल प्रिंसिपल्स आराम से याद हो जाएंगे। प्री एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से पहले। कंटेमिनेटेड स्वॉब, ऐसे इमेजिन करिए कोई स्वॉब है वो कंटेमिनेट हो गया। कंटेनर लेबल, एक लेबल इमेजिन करिए जो किस पे लगा हुआ है, कंटेनर पे लगा हुआ है। और लास्टली एक छोटा सा लाइन है, रिजेक्ट फॉर एनारोब। आपको बस ये 4 याद रखने हैं तो आपको सारे जनरल प्रिंसिपल्स भी याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग विद प्री, ये सारे वर्ड्स इंडिविजुअली देखने हैं। प्री मतलब प्रिकॉशन। तो आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करने से पहले फॉलो जनरल प्रिकॉशंस, फॉलो जनरल प्रिकॉशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तो आपको हैंड हाइजीन रखनी है, हैंड हाइजीन बिटवीन पेशेंट्स, यानी किसी पेशेंट को टच करने से पहले या उसके बाद, उसको एग्जामिन करने के बाद आपको हमेशा अपनी हैंड वॉश करना है। उसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट, जिसमें क्या होगा, एक तो आपका एप्रन आ जाएगा, ये आपकी वार्ड पोस्टिंग की ही चीज़ें हैं सारी। एप्रन आ जाएगा आपका, मास्क आ जाएगा, ग्लव्स एक्सेट्रा। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट काम आता है। उसके अलावा हम देखेंगे, प्री के बाद हो गया हमारा, प्री कवर हो गया। अब हम देखेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से क्या इंपॉर्टेंस है जनरल प्रिंसिपल्स में। एंटीबायोटिक का क्या मतलब है? एंटीबायोटिक का मतलब यहाँ पे, अच्छा एंटीबायोटिक करती क्या है? एंटीबायोटिक इनहिबिट्स माइक्रोब ग्रोथ, है ना। और हम क्या कर रहे हैं? हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं। हम स्पेसिमेन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? हमको माइक्रोब की ग्रोथ करा करके देखना है माइक्रोब कौन सा है। एंटीबायोटिक क्या कर रही है? माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। तो स्पेसिमेन, स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड, स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स। लॉजिकल सी बात है। आप अगर सोच रहे हैं कि आपको कोई स्पेसिमेन भेजना है माइक्रोबायोलॉजिकल की, माइक्रोबायोलॉजी एनालिसिस के लिए, जैसे कि आपको कल्चर कराने के लिए कोई स्पेसिमेन भेजना है, तो कल्चर कराने के लिए क्या होना चाहिए? माइक्रोब को ग्रो कर पाना चाहिए। और आपने अगर पेशेंट के एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी है तो वो माइक्रोब की ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी, तो वो इनहिबिट हो जाएगी अगर, तो आपके फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ना। इसलिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा स्पेसिमेन कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स, जहाँ पे भी पॉसिबल हो। हर बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब भी पॉसिबल हो एंटीबायोटिक चालू करने से पहले स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहिए। तो हमारे मेमोनिक्स में से प्री एंटीबायोटिक का प्री और एंटीबायोटिक दोनों कवर हो गया। अब हम देखेंगे कंटेमिनेटेड का क्या मतलब है। कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड से यहाँ मतलब है, कंटेमिनेटेड को आप बना दीजिए कंटेमिनेशन। और कंटेमिनेशन का स्पेसिमेन कलेक्शन के कंटेक्स्ट में क्या मतलब होगा? स्पेसिमेन कंटेमिनेट होगा, कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन of specimen should be avoided, especially for blood and urine sample. इस बात का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लड सैंपल के एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमें पता है कि हमारी जो स्किन है, ये मान लीजिए आपकी स्किन है, इसके ऊपर एक कॉमन सा कमेंसल रहता है जिसको हम बोलते हैं स्टैफ एपिडर्माइडिस। अब नॉर्मली आपको
ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है तो उसका प्रोसीजर होता है कि पहले तो आप डिसइंफेक्ट करेंगे विद अल्कोहल। अल्कोहल, पहले तो आप अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करेंगे उसके बाद इस एरिया को, फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे क्लोरहेक्सिडीन। जो आप ब्लड कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि ब्लड कल्चर करना है आपको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर क्लोरहेक्सिडीन से डिसइंफेक्ट करेंगे। और उसका भी तरीका होता है, इनर टू आउटर स्पाइरल में डिसइंफेक्ट करते हैं, ऐसे हम ऐसे डिसइंफेक्ट करते हैं, इस मोशन में, अंदर की तरफ नहीं करते, और ऐसे रबिंग करके नहीं करते। रबिंग करके क्या करेंगे, रबिंग करके करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो माइक्रोब होगा वही आगे पीछे ही घूमता रहेगा, वो वहाँ से हटेगा नहीं। लेकिन ये जो स्पाइरल मोशन है, इससे यहाँ पे जो माइक्रोब था वो यहाँ आ जाएगा, उस वहाँ से हट जाएगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो आपका वहाँ पे इनर टू आउटवर्ड स्पाइरल मोशन ही सही तरीका होता है इसको डिसइंफेक्ट करने का। और पहले अल्कोहल से करते हैं, फिर क्लोरहेक्सिडीन से करते हैं। पहले अल्कोहल से क्यों करते हैं, क्योंकि जो स्किन होती है उसके ऊपर डर्ट, डिब्रीज, ग्रीस वगैरह सब होती है, इस तरीके से यहाँ पे सब कचरा जमा हुआ होता है नॉर्मली जो स्किन होती है उस पर। उसको आप अल्कोहल से करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये क्लीन हो जाएगी, ये सब हट जाएगा यहाँ से, इट विल बिकम क्लीन। उसके बाद हम क्लोरहेक्सिडीन डालते हैं। ये क्लोरहेक्सिडीन क्या है, ये क्लोरहेक्सिडीन एंटी माइक्रोबियल है, जो कि स्किन में थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लोरहेक्सिडीन अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, और वो वहाँ पे सस्टेन्ड एंटी माइक्रोबियल एक्शन देती है, वहाँ पे वो स्टे रहती है, वहाँ पे से वो हटती नहीं है, वो वहाँ पे लंबे टाइम तक एक्ट करती रहती है, और वहाँ पे वो एरिया को साफ रखती है लॉन्ग टर्म तक। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है डिसइंफेक्ट करने का। लेकिन मान लीजिए कोई नया इंटर्न था, उसने डिसइंफेक्ट नहीं करा स्किन को सही से, उसने रबिंग करके कर दिया, या फिर उसने स्पेसिमिन को कंटामिनेट होने दिया, और उसने फिर नीडल डाली यहाँ पे, उसको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना था ब्लड कल्चर के लिए, तो उसने नीडल डाली, तो ये जो स्टैफ एपिडर्माइडिस था वो बैठा हुआ था स्किन के ऊपर, वो नीडल के साथ आ गया ब्लड सैंपल के अंदर, उसने ये ब्लड कल्चर बॉटल के अंदर कलेक्ट कर लिया ब्लड सैंपल को। ये मान लीजिए ये ब्लड कल्चर बॉटल है, उसने ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर लिया और इसमें आ गया स्टैफ एपिडर्माइडिस। अब उन्होंने ब्लड कल्चर करके देखा, उनको तो उनको क्या दिखा, ग्रोथ ऑफ स्टैफ एपिडर्माइडिस, ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस, इसकी ग्रोथ होने लग गई ब्लड कल्चर के अंदर। तो वो क्या सोचेंगे कि इसके ब्लड में तो बैक्टीरियमिया हो गया, वो तो इसको मिसडायग्नोज कर देंगे, मिसडायग्नोज, मिसडायग्नोज एज बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियमिया मिसडायग्नोज कर देंगे बैक्टीरियमिया समझ के। और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये एंडोकार्डाइटिस करता है। कौन सा वाला एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एसोसिएटेड विद वेल्व प्रोस्थीसिस। ये कौन सा एंडोकार्डाइटिस करता है, एंडोकार्डाइटिस एसोसिएटेड विद वेल्वुलर प्रोस्थीसिस। तो आप देख ही सकते हैं कि एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक जिससे ये जो ब्लड कल्चर था वो कंटेमिनेट हो गया स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस से, बस क्योंकि उसने डिसइंफेक्ट नहीं करा सही से। उससे क्या हो गया, उससे ये पूरा केस मिसडायग्नोस हो गया, एंडोकार्डाइटिस समझ लेंगे इसको, एंडोकार्डाइटिस की तरह पिक्चर दिखने लग जाएगी, क्लिनिशियन कंफ्यूज हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा बिल्कुल ही। तो इससे आई होप कि आपको नॉट जो स्पेसिमेन है उसके कंटेमिनेट होने से जो रिस्क है उसकी आपको इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। तो इसलिए ब्लड कल्चर और जो यूरिन का सैंपल है, यूरिन के सैंपल में भी सिमिलर केस है। इनफैक्ट यूरिन में यूटीआई का केस डायग्नोज करने के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है, यूटीआई के केस में आपको थ्रेशोल्ड फॉलो करना पड़ता है। थ्रेशोल्ड, जो आपका सैंपल है उसमें कम से कम 1 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml होनी चाहिए उसको यूटीआई मानने के लिए। उससे कम होगा तो हम यूजुअली यूटीआई नहीं मानते, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा डिफरेंट होता है। रियल लाइफ में जैसे कि पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप 1000 to 10,000 तक को भी मान सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो दिया है ये वाला थ्रेशोल्ड दिया है 100,000 या फिर 1 लाख, 1 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml यूटीआई का थ्रेशोल्ड माना है। तो हमने ये भी कवर कर लिया, कंटेमिनेशन क्या, कंटेमिनेशन की इंपॉर्टेंस भी कवर कर ली, कंटेमिनेशन से क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे स्वॉब। स्वॉब के बारे में हमारी बुक में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, स्वॉब के बारे में सिंपली बोला है स्वॉब, स्वॉब, स्वॉबिंग के बारे में बोला है कि जो स्वॉब होते हैं दे आर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट फॉर सैम्पल कलेक्शन, बट ये रिलेटिवली इन्फीरियर होते हैं, रिलेटिवली इन्फीरियर। किससे इन्फीरियर, टिश्यू सैंपल से। टिश्यू सैंपल
एस्पिरेट एक्सेट्रा, टिश्यू सैंपल, एस्पिरेट, बायोप्सी। इससे ये स्वॉब जो होता है वो रिलेटिवली इन्फीरियर होता है, लेकिन इसको कलेक्ट करना काफ़ी आसान है, तो ये कन्वीनियंट है बट रिलेटिवली इन्फीरियर है इन तीनों से। अच्छा, तो हमारे ये स्वॉब का पॉइंट भी कवर हो गया। स्वॉब के बारे में बस इतना सही बताया था हमारी बुक में। उसके अलावा अब हम देखेंगे कंटेनर लेबल का क्या मतलब है। कंटेनर, सबसे पहले तो हम देखेंगे कंटेनर क्या है। यहाँ पे कंटेनर, तो हमारी बुक में क्या कहा है, सैम्पल्स, स्पेसिमेंस, स्पेसिमेंस या सैम्पल्स should be collected in wide mouthed, screw capped, leak proof, tightly sealed, कंटेनर। ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए आपके कंटेनर की, मतलब आपका कंटेनर कैसा होना चाहिए, सॉरी एक सेकेंड, आपका कंटेनर कैसा होना चाहिए, वाइड माउथ्ड होना चाहिए, स्क्रू कैप्ड होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए और टाइटली सील्ड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि आपका जो स्पेसिमेन है वो कंटेमिनेट ना हो। और हमने देख लिया कंटेमिनेट होने से कितना बड़ा कबाड़ा हो सकता है, गलत डायग्नोसिस हो सकती है, आपका मिस डायग्नोज हो जाएगा पेशेंट, आप गलत एंटीबायोटिक यूज़ कर लेंगे गलत माइक्रोब की ग्रोथ देख करके एक्सेट्रा। तो कंटेनर का भी हमने देख लिया कि कंटेनर की ये प्रॉपर्टीज़ क्यों होनी चाहिए। अब हम देखेंगे लेबल। लेबल का क्या मतलब है। लेबल, आपने कंटेनर में स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लिया, लेकिन उस स्पेसिमेन को आपके कंटेनर को आपको लेबल करना पड़ेगा। ऑल स्पेसिमेंस should be labeled with, अब जो लेबल हो गया उसके ऊपर 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तो उसका डॉक्टर कौन है, पेशेंट का फिजिशियन कौन है, और उसके अलावा DATI। ये DATI क्या है इसको देखेंगे 2 सेकंड में अभी। एक तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, एक तो फिजिशियन, ठीक है। तो ये 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर होनी चाहिए। तो पेशेंट का क्या मतलब है, पेशेंट का नेम होना चाहिए, एज एंड जेंडर ऑफ पेशेंट। ये 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए पेशेंट की इन्फॉर्मेशन की लेबल के ऊपर। उसके अलावा फिजिशियन के लिए क्या है, फिजिशियन का ट्रीटिंग फिजिशियन नेम, ट्रीटिंग फिजिशियन नेम, जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है उसका नेम होना चाहिए। अच्छा, डी से क्या है, डायग्नोसिस, आपको लैब में भेजना पड़ेगा कि डायग्नोसिस क्या है पेशेंट की, जो हम कंफर्म कर रहे हैं लैब डायग्नोसिस करके। उसके अलावा हमने पहले क्या देखा था, हमने देखा था कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको चालू करने से पहले हमें स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहिए। तो एंटीबायोटिक हिस्ट्री, एंटीबायोटिक हिस्ट्री। टी से क्या होगा, ट्रीटमेंट, टी से होगा टाइप ऑफ स्पेसिमेन, टाइप ऑफ स्पेसिमेन। आपने स्पेसिमेन कौन सा भेजा है, आपने यूरिन सैंपल भेजा है, स्टूल सैंपल भेजा है, ब्लड सैंपल भेजा है एक्सेट्रा। तो ये भी लेबल पे इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि ये स्पेसिमेन किस टाइप का है। और आई से होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्टेड, इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्टेड। जैसे कि आप इमेजिन करिए, आप टेक्नीशियन है, आप लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ब्लड सैंपल आया, लेकिन उसमें ये बोला ही नहीं है कि ब्लड सैंपल का करना क्या है। वो आपको क्या पता ब्लड सैंपल में क्या डिटेक्ट करना है। आपको ग्लूकोज के लिए पूछा है, आपको HbAg कुछ भी हो सकता है, उसमें ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज पूछ रहा हो, पता चले वो, या फिर वो HbAg मांग रहा हो, HbAg के लिए टेस्ट करो। आपको क्या पता कौन सा है, एलाइजा कर रहा हो किसी एंटीजन के लिए, आपको नहीं मालूम कौन सा है। अगर उसने लेबल ही नहीं किया कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी करनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल है। डी डायग्नोसिस, ए से एंटीबायोटिक हिस्ट्री, टी से टाइप ऑफ स्पेसिमेन और आई से इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्टेड। अच्छा, तो हमने कंटेनर का लेबल भी कर लिया, कंटेनर भी कर लिया, लेबल भी कर लिया। अब रिजेक्ट फॉर एनारोब, ये लास्ट पॉइंट्स बचे हमारे, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। रिजेक्ट से देखिए, रिजेक्ट
रिजेक्ट का मतलब है रिजेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। आप कब स्पेसिमेन को रिजेक्ट करेंगे? जब आप कब करेंगे? जब जीएमसी हो जाए। जीएमसी का क्या मतलब है? जीएमसी, जी से ग्रॉसली कंटेमिनेटेड, ग्रॉसली कंटेमिनेटेड। जब आपका स्पेसिमेन ग्रॉसली कंटेमिनेटेड हो तब रिजेक्ट कर सकते हैं। सी से कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है? आपको जो कंटेनर भेजा है उसने वो खुला हुआ था, वो हवा से एक्सपोज होते हुए आया है स्पेसिमेन जो आपका आराम से, तो उसमें तो कुछ भी ग्रो कर जाएगा। उसमें फंगस के स्पोर आ जाएंगे, उसमें कोई बैक्टीरिया के स्पोर आ जाएंगे एयरबोर्न, उसमें कुछ भी ग्रो कर सकता है इस तरीके से। और एम स्टैंड्स फॉर मिसलेबल्ड। आपको स्पेसिमेन भेजा है स्टूल का और उसको लेबल कर रखा है ब्लड सैंपल, उस पर कहा कि है ना ग्लूकोज टेस्ट करो इसके अंदर, तो आप करेंगे क्या? ये आप रिजेक्ट कर देंगे स्पेसिमेन को, ये तो स्टूल का सैंपल है, मैं इसमें कहाँ ग्लूकोज ढूंढूं। तो मिसलेबल्ड हो, ग्रॉसली कंटेमिनेटेड हो या कॉम्प्रोमाइज्ड हो, इन तीनों केसेस में आपको स्पेसिमेन रिजेक्ट कर देना है। तो रिजेक्ट। फॉर, फॉर से याद रखिए, फॉर का क्या फुल फॉर्म है? फॉर स्टैंड्स फॉर फॉर्मलिन। आपने फर्स्ट ईयर में देखा ही होगा कि फॉर्मलिन आपने यूज़ करी थी बॉडी प्रिजर्व करने के लिए अपने डाइसेक्शन लैब में। और बॉडी को क्यों प्रिजर्व करा हमने फॉर्मलिन में? क्योंकि फॉर्मलिन क्या करता है? फॉर्मलिन किल्स माइक्रोब्स। और फॉर्मलिन कैसे मारता है माइक्रोब्स को? फॉर्मलिन फॉर्म्स मिथाइलिन क्रॉस लिंक्स इन प्रोटीन एंड डीएनए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे ये जानने में तो आप ये याद रख सकते हैं कि फॉर्मलिन कैसे मारता है। फॉर्मलिन मिथाइलिन क्रॉस लिंक्स बना देता है प्रोटीन और डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो अगर प्रोटीन के अंदर आपको पता है प्रोटीन का स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, शेप होता है, उसके अंदर आप इस तरह मिथाइलिन क्रॉस लिंक्स बना देंगे तो जो प्रोटीन होगा वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, वो उसकी एक्टिव साइट वगैरह रिजिड हो जाएंगी, वो शेप चेंज नहीं कर पाएंगी, वो अपना काम नहीं कर पाएगा प्रोटीन, तो वो प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। वो काम नहीं करेगा तो जो बैक्टीरिया है उसके लिए मान लीजिए ज़रूरी प्रोटीन था वो ख़त्म हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगा, माइक्रोब्स की डेथ हो जाएगी। डीएनए के साथ भी सेम है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो किल्स माइक्रोब्स एंड इनएक्टिवेट्स ग्रोथ। मतलब डीएनए का कुछ भी काम हो तो माइक्रोब का जो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, वो खराब हो जाएगा। तो आपको इतना समझ लेना है कि फॉर्मलिन क्या करेगा? फॉर्मलिन माइक्रोब्स को मार देता है और उनकी ग्रोथ नहीं करने देगा। ग्रोथ नहीं करने देगा तो कल्चर कर सकते हैं क्या? कल्चर पॉसिबल है क्या? कल्चर पॉसिबल नहीं है। माइक्रोब्स को मार देगा तो डिटेक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। डिटेक्शन भी पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन मुश्किल हो जाएगा, डिटेक्शन भी ख़राब हो जाएगा, ना आप डिटेक्ट कर पाएंगे प्रॉपरली ना आप कल्चर कर पाएंगे उसको। तो फॉर्मलिन में अगर आपके पास माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए आ गया, माइक्रोबायोलॉजी के लिए फॉर्मलिन में आपको रिजेक्ट कर देना है। अगर माइक्रोबायोलॉजी के एनालिसिस के लिए फॉर्मलिन में आपके पास स्पेसिमेन आया है तो आप उसको नहीं कर सकते यूज़। रिजेक्ट फॉर हो गया। अब लास्ट बचा हमारा एनारोब्स। तो जो हमारे एनारोब्स होते हैं, ये एनारोब्स ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, कैन नॉट। मोस्ट एनारोब्स कैन नॉट सर्वाइव ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता ही होगी कि ये कहाँ छुप के रहते हैं? ये गट के अंदर छुप के रहते हैं, गट के फ्लोरा के पार्ट बन जाते हैं। गट फ्लोरा में एक सॉइल में भी रहता है जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम। एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडिया जो जीनस है माइक्रोब्स का, उसमें सारे के सारे क्या, बहुत सारे मेजॉरिटी जो है वो एनारोब्स हैं। और ये क्लॉस्ट्रीडिया कैसे कैसे इन्फेक्शंस करता है, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस आपका गैस गैंग्रीन कर देगा, वो भी एनारोब का एग्जांपल है। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल आपका करता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस या फिर एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, वो भी हम आगे देखेंगे क्लॉस्ट्रीडिया पढ़ते हुए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें भी। तो जो एनारोब्स है वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, और हवा में तो क्या है ऑक्सीजन। तो इनको आपको क्या करना है? इनको आपको सेफ़ एनवायरनमेंट देना है, ये हवा में सांस नहीं ले सकते, तो इनको क्या करना है? इनको आपको एक सेफ़ एनवायरनमेंट देना है, सेफ़ एनवायरनमेंट। उसके लिए क्या है? एनारोबिक कल्चर मीडिया, एनारोबिक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड कल्चर मीडिया अलग से होते हैं।
इनका एग्जाम्पल क्या है? रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट ब्रॉथ, रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट ब्रॉथ, ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? ये आपके एनारोबिक कल्चर और ट्रांसपोर्ट मीडिया के एग्जाम्पल हो गए। क्यों? क्योंकि एनारोब्स नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके साथ हमने कवर कर लिए सारे के सारे हमारे जनरल प्रिंसिपल्स। प्री एंटीबायोटिक, कंटेमिनेटेड स्वॉब, कंटेनर लेबल रिजेक्ट कर लिया, फॉर कर लिया, एनारोब कर लिया। अब हम एक बार इसको बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने क्या पढ़ा है। तो जनरल प्रिंसिपल्स, द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड वाइल कलेक्टिंग द स्पेसिमेन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, प्री एंटीबायोटिक का प्री एंटीबायोटिक प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड फॉर कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग ऑल स्पेसिमेंट्स। वही हैंड हाइजीन करनी है, मास्क लगा के रखना है, एक्सेट्रा। आपका पीपीई किट यूज़ करना है वगैरह वगैरह। बिफोर एंटीबायोटिक स्टार्ट, वेन एवर पॉसिबल, कल्चर स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। क्योंकि आपको ग्रोथ करानी है तो आपको एंटी माइक्रोबियल के बिना करना होगा उसको। आपका स्पेसिमेन फ्री होना चाहिए किसी एंटीबायोटिक से, नहीं तो वो ग्रोथ करेगा ही नहीं, आप कुछ डिटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। कंटेमिनेशन विद इंडिजिनियस फ्लोरा शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली व्हेन कलेक्टिंग यूरिन एंड ब्लड। यूरिन और ब्लड का जो सैंपल आप ले रहे हैं उसके अंदर आपको कंटेमिनेशन अवॉइड करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ही था आपको ब्लड कल्चर करते हुए, उसको आप ब्लड कल्चर के अंदर कॉमन कंटेमिनेंट कौन होता है? स्टैफ एपिडर्माइडिस, और वो एंडोकार्डाइटिस भी करता है, आप मिसडायग्नोज कर देंगे केस को। स्वॉब्स आर दो कन्वीनियंट बट कंसिडर्ड इंफीरियर टू टिश्यू एस्पिरेट एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो टिश्यू एस्पिरेट, बॉडी फ्लूइड्स, बायोप्सी वगैरह, इन सबसे इंफीरियर कौन है? स्वॉब। लेकिन जो स्वॉब है वो करना ईजी है। स्वॉब करने के लिए आपको बस कॉटन स्वॉब लेना है और उसको डिजायर्ड सरफेस के ऊपर रब करके थोड़ा स्पेसिमेन आ जाता है आपके पास। उसको करना काफ़ी आसान होता है, इसलिए ये कन्वीनियंट होता है। कंटेनर, स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन स्टेराइल, टाइटली सील्ड, लीक प्रूफ, वाइट माउथ, स्क्रू कैप्ड कंटेनर, ये हमने पढ़ लिया। लेबलिंग, ऑल स्पेसिमेंट्स मस्ट बी अप्रोप्रिएटली लेबल्ड विद ये पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, नेम, एज, जेंडर, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, फिजिशियन की इन्फॉर्मेशन, ट्रीटिंग फिजिशियन का नेम, और फिर DATI, डायग्नोसिस, एंटीबायोटिक हिस्ट्री, टाइप ऑफ स्पेसिमेन एंड डिजायर्ड इन्वेस्टिगेशन, I फॉर इन्वेस्टिगेशन। रिजेक्शन, स्पेसिमेंट्स ग्रॉसली कंटेमिनेटेड और कॉम्प्रोमाइज और improperly labeled, GMC, grossly contaminated, G, M stands for improperly labeled या mislabeled, M for mislabeled, और C stands for compromise, में भी rejected। GMC specimens आपको reject करने हैं। If anaerobic culture is requested, proper anaerobic collection containers with media should be used। तो आपको एनारोबिक कल्चर अगर करना है तो आपको पता ही है एनारोब सर्वाइव नहीं कर सकता हमारा ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट को, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एनारोबिक कल्चर मीडिया यूज़ करना है। जैसे कि रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट ब्रॉथ हो गया एक, और एक ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ भी हो गया। स्पेसिमेन शुड नॉट बी सेंट इन कंटेनर कंटेनिंग फॉर्मलिन फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। ये क्यों है? क्योंकि फॉर्मलिन क्या करता है? फॉर्मलिन मिथाइलिन ब्रिजेस बना देता है प्रोटीन और DNA के अंदर, जिसकी वजह से ना माइक्रोब ग्रो कर पाएगा और वो मर जाएगा, तो आप कुछ डिटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका डिजायर्ड माइक्रोब ग्रोथ शो ही नहीं कर रहा। तो फॉर्मलिन वाले स्पेसिमेंट्स आपको रिजेक्ट करने, क्योंकि फॉर्मलिन में कभी नहीं भेजते माइक्रोबायोलॉजी के सैंपल को। फॉर्मलिन में सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, जो पैथो में पढ़ेंगे हम स्टडी करेंगे अलग अलग इन्फेक्शंस के टाइप्स और उनके लिए हम कौन कौन से स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करते हैं। तो वो हमारी बुक में ये सब एक टेबल के अंदर दे रखे हैं जो काफ़ी बड़ी सी टेबल है। तो उसको याद करने का मैंने एक तरीका बनाया है। आप ये 5 लाइनें याद रख लीजिए, आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। और ये 5 लाइनें याद करनी भी काफ़ी ईजी है। तो पहली लाइन तो क्या है? ब्लड सीरम। सेकेंड लाइन क्या है? आई एम सैड। थर्ड लाइन है अपर लोअर। चौथी लाइन है जेनाइटो यूरिनरी। और पाँचवीं लाइन है हमारी PEE, पी, ये हटा दीजिए, PEE, पी। यूरिनरी से क्या, यूरिनरी सिस्टम का क्या काम है? पी करना काम है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सीरम से। तो ब्लड का क्या मीनिंग है? ब्लड का मतलब है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेप्सिस और एंडोकार्डाइटिस। तो हमको पता ही है कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इन्फेक्शन का एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से? ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया एक, तो एक सेप्सिस हो गया, और एक ये एंडोकार्डाइटिस एग्जाम्पल हो गया। तो ब्लड देख के आप ये तीनों याद कर लीजिए, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस। ब्लड सीरम के अंदर जो सीरम है, सीरम से आप याद रख सकते हैं सीरोलॉजी। सीरम से रिकॉल करिए सीरोलॉजी। और ये जो सीरोलॉजी से क्या मतलब है? इन्फेक्शंस रिक्वायरिंग सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस, यानी जिनमें आपको क्या डिटेक्ट करना है? एंटीजन या एंटीबॉडी। एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लीजिए, या तो एंटीजन डिटेक्ट करिए या एंटीबॉडी डिटेक्ट करिए। एंटीजन एंटीबॉडी जिनमें डिटेक्ट करना है, जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका? हेपेटाइटिस बी, हेप बी। हेप बी इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है सीरोलॉजी के लिए। आप इसमें कौन सा डिटेक्ट करते हैं? एंटीजन, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, HBsAg, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन डिटेक्ट करता हूँ इसके अंदर।
तो ब्लड सीरम हमको याद हो गया, ये 2 एग्जाम्पल इन्फेक्शन के हो गए कवर। हम एक बार पहले एग्जाम्पल देखेंगे सारे इन्फेक्शन के, फिर डिटेल में देखेंगे उनका कौन कौन सा सैंपल लेते हैं, कैसे लेते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं IMSAD पे। तो ये IMSAD क्या है, IM-SAD क्या है, ये IM-SAD ये हमारी ट्रिक है इन्फेक्शन याद रखने की। आई से स्टार्ट करते हैं। आई का मतलब है इन्फेक्शंस ऑफ स्टेराइल बॉडी एरिया, इन्फेक्शंस इन स्टेराइल, इन्फेक्शंस इन स्टेराइल बॉडी एरिया। एक सेकेंड, इन्फेक्शंस इन स्टेराइल बॉडी एरिया। अब ये क्या मतलब है, स्टेराइल बॉडी एरिया का क्या मतलब है? स्टेराइल बॉडी एरिया मतलब हमारी बॉडी में कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कमेंसल्स की भी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक तो हो गया आपका प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड दिख नहीं रहा थोड़ा, प्लूरल फ्लूइड एक तो एग्जांपल हो गया आपका प्लूरल फ्लूइड, पेराइटल विसरल प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड होता है। उसके अलावा हो गया आपका पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये स्टेराइल बॉडी एरिया के इन्फेक्शंस, इनके अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शंस ऑफ स्टेराइल बॉडी एरिया। यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी ग्रो कर रहा है वो उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी कमेंसल के फॉर्म में होना नहीं चाहिए। M स्टैंड्स फॉर मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस के लिए पता ही है हमको, मेनिंजाइटिस के लिए हमें पता ही है कौन सा सैंपल हम कॉमनली लेते हैं, CSF लेते हैं। ये हम सब देख लेंगे अभी थोड़ी डिटेल में, थोड़ी देर में बस। S स्टैंड्स फॉर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंडर। इसके एग्जांपल्स हमने क्या क्या देखे थे, हमने देखे थे सेल्यूलाइटिस था एक एग्जांपल, सेल्यूलाइटिस, फॉलिक्यूलाइटिस। तो ये हमने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शंस के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरा, जिसमें मैंने कवर किया था क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शंस। अभी तो हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस, एनारोबिक इन्फेक्शंस। A स्टैंड्स फॉर एनारोबिक इन्फेक्शंस, एनारोबिक इन्फेक्शंस। और D स्टैंड्स फॉर डायरियल डिजीजेस। कुछ एनारोबिक इन्फेक्शंस के एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडिया, क्लॉस्ट्रीडिया क्लासिकल एग्जाम्पल है एनारोबिक इन्फेक्शंस का। क्लॉस्ट्रीडिया के मेजॉरिटी इन्फेक्शन जो होते हैं उनको आप एनारोबिक इन्फेक्शन मान सकते हैं। जैसे कि एक तो हो गया क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, कौन सा करता है आपका, वो करता है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, AAD लिख रहे हैं फॉर शॉर्ट, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। यानी कि इसको हम बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ऑल्सो नोन एज स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, PMC लिख रहे हैं फॉर शॉर्ट, यहाँ जगह कम है इसलिए स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। यानी स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस मतलब आपने, ये कौन सा इन्फेक्शन है, ये है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल के इन्फेक्शन। ये कब होते हैं, जब आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अब्यूज़ करते हैं, यानी आप ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो आपकी जो गट की नॉर्मल फ्लोरा है वो मर जाती है, तो इसका इन्फेक्शन ईजी हो जाता है करवाना। ये स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवाता है आपकी गट में, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। एक और एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडिया के इन्फेक्शन का हो गया टेटनस। टेटनस में क्या होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाता है हमारे। स्पास्टिक पैरालिसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसका टेटनस का टॉक्सिन होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी का जो टॉक्सिन होता है वो क्या करता है, वो आपके गाबा के रिलीज को रोक देता है। इनिबिटरी न्यूरॉन्स के लिए अपर मोटर न्यूरॉन्स में इनिबिटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं जो गाबा रिलीज करते हैं, उनके रिलीज को ही रोक देता है, तो एक्साइटेटरी सिग्नल डोमिनेट कर जाता है, जिससे आपके क्या होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाता है। इसमें स्पास्टिक पैरालिसिस, टेटनस में स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाता है। इसके अलावा कौन से इन्फेक्शन होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस क्या करता है, गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। ये एक और एग्जांपल हो गया एनारोबिक इन्फेक्शन का। तो क्लॉस्ट्रीडिया में आप देख सकते हैं बहुत सारे एनारोबिक इन्फेक्शंस के एग्जांपल कवर हो गए। डायरियल डिजीजेस, डायरियल डिजीजेस में एक एग्जांपल आप इजीली याद रख सकते हैं, वो है कॉलेरा, बहुत कॉमन है कॉलेरा। कॉलेरा कौन करता है, विब्रियो कॉलेरी करते हैं, विब्रियो कॉलेरी। और इसमें हमको पता है कौन से टाइप के स्टूल्स आते हैं, राइस वाटरी स्टूल्स, राइस वाटरी स्टूल।
इसमें राइस वाटरी स्टूल ऑब्जर्व होता है। इस राइस वाटरी स्टूल का क्या मतलब है? बेसिकली हम जब कॉलेरा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और वो जो टॉक्सिन होता है वो क्या करता है, वो आपके जो गट की यानी इंटेस्टाइन की लाइनिंग है सेल्स की, उनमें से वो क्या करता है, उनमें से वो न्यूट्रिएंट्स का उनसे न्यूट्रिएंट्स निकलवा देता है स्टूल के अंदर। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं स्टूल के अंदर, वो कैसी अपीयरेंस देते हैं, वो राइस वाटरी अपीयरेंस देते हैं स्टूल के अंदर। वो हम इसको अच्छे से समझेंगे बाद में ये क्या चीज़ है। तो हमने ये सेकंड पार्ट भी कवर कर लिया हमारे मेमोनिक का, IMSAD। तो हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो ब्लड सीरम और फिर IMSAD देख लिया हमने। तो हमने इसी में काफ़ी सारे इन्फेक्शंस देख लिए हम, लेकिन हमारी बुक में और दे रखे हैं। ये हो गया, ये कवर हो गया। अब हम देखेंगे अपर लोअर क्या है। ये अपर लोअर को एक बार देख लेते हैं अच्छे से। एक सेकेंड, यस, अपर लोअर, अपर स्लैश लोअर। अभी अपर लोअर क्या चीज़ है? अपर स्टैंड्स फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और लोअर सिंपली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ ILRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? जैसे आपका फेरिंजाइटिस एग्जाम्पल हो गया, फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस आपका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अंदर कॉमन कोल्ड हो गया, एक्सेट्रा। ये आपके कौन कौन सी एग्जाम्पल हो गई? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हो गए। जबकि आपका जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है LRTI, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल ले लेंगे आप? जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ले सकते हैं, पल्मोनरी TB, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी TB, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ये सारे के सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है? आपके लोअर रेस्पिरेटरी। कोविड-19, कोविड-19, कोविड-19 में हमको पता ही है जो SARS-CoV-2 होता है, SARS-CoV-2 वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? आपके एल्वियोलाई के अंदर जाकर के आपके एल्वियोलाई की लाइनिंग के सेल्स को वो ख़त्म कर देता था वहाँ पे। इसलिए तो ऑक्सीजनेशन में दिक्कत आती थी वहाँ पे, उन सेल्स पे अटैक करता था, ये आपके एल्वियोलर लाइनिंग के सेल्स पे अटैक करता था। इसलिए हम देखते हैं कि वो पेशेंट्स को ऑक्सीजन चढ़ाते रहना पड़ता था। इसलिए कोविड-19 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो हमने ये अपर लोअर भी कवर कर लिया हमारे मेमोनिक का। इसमें हमारा अपर लोअर भी हो गया, IMSAD हो गया, ब्लड सीरम हो गया। अब हमारा बचा है जेनाइटो यूरिनरी और PEE। इसको भी 2 मिनट में देख लेते हैं बस। जेनाइटो यूरिनरी, जेनाइटो यूरिनरी, ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना आपको। जेनाइटल इन्फेक्शन, जेनाइटल इन्फेक्शन, यूरिनरी से याद रख लीजिए UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो जेनाइटल इन्फेक्शन के अंदर हम कौन कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे हम क्लेमाइडिया दे सकते हैं, क्लेमाइडिया, गोनोरिया एक्सेट्रा। ये क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, ये एग्जाम्पल हो गए आपके जेनाइटल इन्फेक्शन के। उसके अलावा देख लीजिए एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी थी थोड़ी देर पहले कि आप जो मिड स्ट्रीम मॉर्निंग, ये बात याद रखिए कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये सिर्फ अप्लाई होता है ऑन मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। ये मिड स्ट्रीम का क्या मतलब है? ये इनिशियल पार्ट थोड़ा सा इसका डिस्कार्ड कर देते हैं और फिर जो फ्री फ्लोइंग यूरिन आता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं एसेप्टिकली। ये डेफिनेशन वगैरह बाद में देखेंगे हम जब डिटेल में समझेंगे। मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल इसी के ऊपर अप्लाई होता है कि जो यूरिनरी UTI डायग्नोज करने का थ्रेशोल्ड है, उसके लिए क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डायग्नोज करने का एक थ्रेशोल्ड होता है। वो क्या होता है? वो आपने जो मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल कलेक्ट किया है उसके अंदर कम से कम 1 लाख या फिर 100,000, आपको जो भी इंटरनेशनल या इंडियन सिस्टम पसंद है आप उसमें याद रख लीजिए, 1 लाख या 100,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml। 1 लाख, इसको 1 लाख लिख देते हैं, 1 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स
पर ml आपके मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल में प्रेजेंट होने चाहिए, तब आपको उसको UTI मान सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कई बार अगर पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो आप 10,000 1000 पर CFU पर ml को भी मान सकते हैं। उसके अलावा कोई सस्पिशियस बैक्टीरिया होता है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे इसके अंदर आपको लैक्टोबैसिलस दिखे, इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आपको मान लीजिए स्टैफ ऑरियस आ गया। स्टैफ ऑरियस नॉर्मली प्रेजेंट ही नहीं होता यूरिनरी ट्रैक्ट में, ये कहाँ से आ गया, ये आ गया, तो ये सिग्निफिकेंट है। और क्या है, और कौन सा सिग्निफिकेंट हो सकता है, कैंडिडा। कैंडिडा अगर आपके यूरिन में डिटेक्ट हो रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। ये 10,000 से ज़्यादा क्या है, जब आपका ये तो नॉर्मल फ्लोरा से कंटेमिनेट होता है नॉर्मली यूरिन, लेकिन कई बार जो एबनॉर्मल फ्लोरा, जैसे कि अगर उसमें स्टैफ ऑरियस डिटेक्ट हो रहा है आपको मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल में, तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर प्रेजेंट एक सेल भी मिल गया आपको बैक्टीरिया का स्टैफ ऑरियस का यूरिन के अंदर, या फिर आपको थोड़ा से भी कैंडिडा दिख रहा है, तो वो उसके लिए आपको ये 100,000 वाली पैरामीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मियर प्रेजेंस इनफ होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन समझने के लिए इसको। तो ये हो गया हमारे कौन कौन से। हाँ, इसके अंदर एक और बचा है, PEE हमारा लास्ट बचा है। हमने ये जेनाइटो और यूरिनरी भी देख लिया, अब हम लास्ट में देखेंगे PEE क्या है। PEE हमारी ट्रिक का ये लास्ट पार्ट बचा है, PEE। P स्टैंड्स फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, पल्मोनरी TB। एक E और दूसरा E, एक E स्टैंड फॉर आई इन्फेक्शन, दूसरा E स्टैंड्स फॉर ईयर इन्फेक्शन। तो इनको भी हम जल्दी से अब देखेंगे। हमने पहला पार्ट कवर कर लिया, स्पेसिमेन हमने पहला पार्ट कवर कर लिया, यानी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे स्पेसिमेंस कलेक्टेड फॉर इन्फेक्शन। तो ये हमने टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन तो कलेक्ट कर लिया, अब हम देखेंगे हमने टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन कवर कर लिया, अब हम देखेंगे स्पेसिमेंस कलेक्टेड फॉर दीज टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। तो हम देखेंगे कि ब्लड में कौन सा देते हैं, सीरोलॉजी के लिए कौन से स्पेसिमेन लेते हैं, IM सैड के इन इन्फेक्शंस के लिए कौन से लेते हैं, एक एक करके हम सबको डिटेल में देखेंगे। अब हम एक एक करके इसके इंडिविजुअल स्पेसिमेंस के बारे में देखेंगे। हर टाइप के इन्फेक्शन के लिए हम कौन कौन से स्पेसिमेंस लेते हैं। स्पेसिमेंस कलेक्टेड, स्टार्टिंग विद ब्लड। हमारी ट्रिक में क्या था, हमारी ट्रिक हमने बनाई थी पहले ब्लड सीरम से स्टार्ट किया था ना, तो हम उसी से शुरू कर रहे हैं। ब्लड में हमने 3 इन्फेक्शन देते क्या थे, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस। तो इसके लिए हम सैंपल कौन सा कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्टेड वो क्या है, वही है जो हम अपनी देर से डिस्कस किए जा रहे हैं बार बार। सबसे आप कौन सा सैंपल लेंगे ब्लड के लिए, ब्लड सैंपल। और ब्लड सैंपल लेने का तरीका क्या होता है, ब्लड सैंपल लेने का हमने तरीका भी डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या है, डिसइंफेक्ट साइट विद अल्कोहल। ये हम पहले भी देख चुके हैं। क्यों डिसइंफेक्ट कर रहे हैं अल्कोहल से, क्योंकि जो आपकी स्किन है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे डर्ट और ग्रीस वगैरह पड़ी होती है। तो डर्ट और ग्रीस, ये क्या है, ये डर्ट है, ग्रीस, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब आपकी स्किन के ऊपर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो इसको क्या क्लीन कर देता है, इसको अल्कोहल जो होती है वो इसको क्लीन कर देती है। अल्कोहल ये डर्ट, ग्रीस, ऑयल इन सबको साफ़ कर देगी, तो आपकी जो स्किन होगी वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी यहाँ पे। फिर उसके ऊपर हम सेकेंड स्टेप में क्या डालते हैं, ऐड क्लोरहेक्सिडीन। आपने क्लोरहेक्सिडीन ऐड करी तो वो क्या करेगी, वो थोड़ा पेनिट्रेट कर जाएगी और उसका जो एक्शन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा कंपेयर टू अल्कोहल। तो क्लोरहेक्सिडीन क्या करती है, क्लोरहेक्सिडीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल है, इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव, और ग्राम नेगेटिव को भी ये मार देती है, दोनों को मार देती है। ग्राम पॉजिटिव को मार दिया, ग्राम नेगेटिव को मार दिया। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। और हम क्लोरहेक्सिडीन सेकंड डालते हैं, पहले अल्कोहल डालते हैं ताकि ये डर्ट ग्रीस हट जाए, ताकि क्लोरहेक्सिडीन इजीली पेनिट्रेट कर पाए, डर्ट ग्रीस उसको पेनिट्रेट नहीं करने देती। तो और अच्छा एक और पॉइंट था हमारा कि आप इसको कैसे करेंगे, इनर टू आउटर स्पाइरल मोशन में साफ़ करेंगे। ये पेशेंट की स्किन है, तो आप कॉटन को अल्कोहल वाली कॉटन लेंगे, अल्कोहल में डिप्ड कॉटन लेंगे और उसको कैसे मूव करेंगे, अंदर से बाहर, इस तरह
इनर टू आउटर, कभी भी आउटर टू इनर नहीं, कभी आगे पीछे रबिंग नहीं। आगे पीछे रबिंग करेंगे तो उससे वो वहाँ से साफ़ नहीं होगा, हमेशा इनर टू आउटर, ताकि यहाँ पे जो भी कचरा था, यहाँ पे जो भी माइक्रोब्स वगैरह थे वो यहाँ पे आ जाए, साइड में आ जाए, जहाँ पे आप नीडल लगा रहे हो वहाँ ना रहें, साइड में आ जाए या फिर बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो ये हो गया हमारा ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस में आपको सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सीरोलॉजी के लिए क्या करते हैं। बस एक और पॉइंट, हाँ, इसके अंदर जो ब्लड सैंपल ले रहे हैं वो हम लेते हैं पेयर्ड ब्लड कल्चर, पेयर्ड ब्लड कल्चर। और ये हम कितना लेते हैं, 8 to 10 ml। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप ये सैंपल 2 बार कलेक्ट करेंगे, ये ब्लड सैंपल आप 2 बार कलेक्ट करेंगे ब्लड कल्चर बॉटल्स के अंदर। पेयर्ड ब्लड कल्चर का मतलब 2 बार ब्लड कल्चर बॉटल्स में आप 8 to 10 ml ऑफ ब्लड का सैंपल लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं सीरोलॉजी पे। अब हम सेकंड स्पेसिमेन देखने जा रहे हैं जो कि सीरम या नहीं कि सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी के लिए हम सीरम नहीं लेते, हम एक्चुअली क्या करते हैं, वी कलेक्ट 2 ml ब्लड इन स्टेराइल वैक्यूटेनर। इसमें और ब्लड कल्चर में एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके अंदर वी आर नॉट ट्राइंग टू कल्चर एनीथिंग, इसके अंदर हम कोई ऑर्गेनिज्म कल्चर नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो इसका क्या, तो इसीलिए इसमें हम सिंगल स्टेप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, सिंगल स्टेप डिसइंफेक्शन। पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, हम पूरी मेहनत कर रहे थे, हम पहले अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर हम उसको भी स्पाइरल मोशन में अच्छे से अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करके फिर उसके ऊपर क्लोरहेक्सिडीन अप्लाई करेंगे, और फिर, लेकिन यहाँ पे हम सिंगल स्टेप में कर सकते हैं, ओनली अल्कोहल इज़ नीडेड, ओनली अल्कोहल इज़ नीडेड। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर जो एंडोजीनस फ्लोरा है, यानी कि जो आपकी स्किन के ऊपर कमेंसल्स हैं, उससे कंटेमिनेट हो भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू कल्चर एनीथिंग। हम जो एग्जिस्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी हैं ब्लड के अंदर उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, हमें जो स्किन के कमेंसल्स हैं उनसे अभी कोई मतलब नहीं है। जो हमारा वैक्यूटेनर है वो कैसा है, स्टेराइल वैक्यूटेनर, इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं है, हम कुछ ग्रो नहीं कर रहे। तो हम, क्योंकि हम कुछ ग्रो नहीं कर रहे, ब्लड कल्चर में हम ग्रो कर रहे थे, इसमें ग्रो नहीं कर रहे। उसके अलावा वॉल्यूम भी हमें कम चाहिए, क्योंकि जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो इजीली डिटेक्ट हो जाती है, जबकि इसमें आपको 8 to 10 ml कलेक्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या करना पड़ रहा था, 8 से 10 ml तक कलेक्ट करना पड़ रहा था। ये 8 से 10 ml तक आपको कलेक्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि उसके अंदर आप वायबल ऑर्गेनिज्म ढूंढ रहे थे जिनको आप कल्चर करने के लिए इनॉक्यूलेट कर सकते हैं ब्लड कल्चर में। तो सीरम में सिंपल डिफरेंस क्या है, एक तो वॉल्यूम का डिफरेंस है, उसके अलावा डिसइंफेक्शन में सिर्फ आपको अल्कोहल चाहिए, उसको स्पाइरल मोशन में, ऐसे इसमें भी आप स्पाइरल मोशन यूज़ करेंगे और आपको बस अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करना है, इसमें आपको क्लोरहेक्सिडीन नहीं चाहिए। देखेंगे हमारा आई एम सैड वाले इन्फेक्शंस को। तो आई एम सैड वाले हमने इन्फेक्शंस में से सबसे पहले देखा था इन्फेक्शंस ऑफ स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स। तो स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स कौन से थे, स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स। तो जो स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स थे उन्हीं को आप स्पेसिमेन बना लीजिए इसमें। तो जो स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स थे वो कौन से थे, प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड। तो स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे थोरैक्स में जो लंग्स है उनके लिए तो हो जाएगा प्लूरल फ्लूइड, एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड, और जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड। थोरैक्स, एब्डोमेन, जॉइंट्स, ऐसे याद रख लीजिए। एक तो एम से हम देख रहे हैं मेनिंजाइटिस के लिए, तो मेनिंजाइटिस के लिए सिंपली आप CSF कलेक्ट कर लीजिए, मेनिंजाइटिस में सिंपली CSF। एस से याद रख लीजिए स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के लिए याद रख लीजिए पॉ एंड टिश्यू बिट्स। पॉ से क्या मतलब है, पॉ से पस या फिर एक्सुडेट। तो हमने देखा था जैसे स्टैफ ऑरियस के बहुत सारे इन्फेक्शंस के अंदर पस बन रहा था। ए से याद रख लीजिए एस्पिरेट्स, एस्पिरेट्स आप कहाँ से लेंगे, जैसे कि एब्सेस हो गई कोई, एब्सेस, ये सब हमने डिटेल में स्टैफ ऑरियस में पढ़े, फिर भी एक बार देख लेते क्या होता है। पस तो आपको पता ही है, पस कौन सा, येलो कलर का स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं और बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स होते हैं। जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पे पस बन जाता है। तो न्यूट्रोफिलिक रिस्पॉन्स जो होता है उसकी वजह से पस का फॉर्मेशन होता है। उसमें डिस्ट्रक्टिव टिश्यू, जो टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो सब प्रेजेंट होता है पस के अंदर। एक्सुडेट भी वही है। एक्सुडेट एक्चुअली क्या होता है, जो निकलने वाला फ्लूइड होता है उसको एक्सुडेट बोलते हैं इन्फेक्शंस वाले एरिया से। जैसे कि आपके कोई अल्सर वो है,
क्या कहते हैं, प्राइमरी कैंकर हो गया जैसे सिफिलिस के अंदर, उसके अंदर जो एक्सुडेट निकलता है उसके अंदर से हम क्या करते हैं, हम एक्सुडेट कलेक्ट कर सकते हैं या पस कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी कैंकर में से एक्सुडेट निकलता है जैसे सिफिलिस में, हम सिफिलिस में डिटेल में देखेंगे क्या होता है, उसके डायग्नोसिस में काम आता है ये। एस्पिरेट्स, एस्पिरेट मतलब आपने नीडल ली और थोड़ा सा फ्लूइड ड्रेन कर दिया, कहाँ से ड्रेन किया, कहीं एब्सेस हो गई उससे ड्रेन किया। उसके अलावा हमारी बुक में क्या दे रखा है, उसके अलावा हमारी बुक में ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में क्या बताया, पस हो गया, एक्सुडेट हो गया, वुंड स्वॉब्स, डब्लू से जो हमारी ट्रिक है उसमें ये जो डब्लू है इसका मतलब है वुंड स्वॉब, वुंड स्वॉब, ठीक है। ये एस्पिरेट, एस्पिरेट हम कहाँ से ले रहे हैं, एस्पिरेट्स फ्रॉम एब्सेस, और एक हो गया टिश्यू बिट्स। ये चौथा एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा, टिश्यू बिट्स। तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू कौन से हो गए, पॉ एंड टिश्यू बिट्स। पी फॉर पस एंड एक्सुडेट, ए फॉर एब्सेस, एब्सेस से आप एस्पिरेट ले रहे हैं, डब्ल्यू से वुंड स्वॉब और टी से टिश्यू बिट्स। तो आप ये पी ए डब्ल्यू एंड टिश्यू बिट्स, पॉ एंड टिश्यू बिट्स। अब हम देख रहे हैं आई एम साइड का ए यानी एनारोबिक इन्फेक्शंस। और एनारोबिक इन्फेक्शंस के लिए आप कौन से स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे उसको याद रखिए, विद द हेल्प ऑफ बोन बैट, BAT, हड्डी का बना हुआ बैट, ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो इसका क्या मतलब है, बोन मीन्स बोन मैरो, बोन मैरो। B स्टैंड्स फॉर बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स जिसमें क्या आता है, ब्लड प्लस स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स, स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स, SBF फॉर शॉर्ट, स्टेराइल बॉडी फ्लूइड। स्टेराइल बॉडी फ्लूइड कौन कौन से थे हमारे, प्लूरल, पेरिटोनियल, साइनोवियल एक्सेट्रा। तो जो ब्लड होता है हमारा और जो हमारे ये स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी माइक्रोब ग्रो नहीं करना चाहिए, नॉर्मल फ्लोरा के भी ग्रो नहीं करने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टेराइल कंडीशन मेंटेन होती है नॉर्मल केस में। अगर यहाँ पे कुछ भी मिल रहा है तो वो मोस्ट लाइकली पैथोजेनिक है। ए स्टैंड्स फॉर एस्पिरेट्स। आपने किसी पस फिल्ड एरिया से या फिर कहीं से भी जहाँ पे एबनॉर्मल फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट हुआ है उधर से आपने एस्पिरेट लिया है, उसमें भी आपको एनारोबिक इन्फेक्शंस मिल सकते हैं। टी से क्या है, टी से है टिश्यू स्पेसिमेंट्स, टिश्यू स्पेसिमेंट्स, टी स्टैंड्स फॉर टिश्यू स्पेसिमेंट्स। तो इन एरिया ये सैंपल आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे अगर आपको एनारोबिक इन्फेक्शन डायग्नोस करना है तो। अब आप सोच रहे हैं कि जो नॉर्मल, अब आप एक बार सोचिए जो हमारा स्पूटम सैंपल था, स्पूटम, एक तो स्पूटम सैंपल का एग्जांपल हो गया, एक स्वॉब हो गया, ये एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए इनफ नहीं है। आप स्पूटम सैंपल या फिर स्वॉब के बेसिस पे एनारोबिक इन्फेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स है इसके साथ। एक तो इससे ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो जाता है, ऑक्सीजन एक्सपोजर, ऑक्सीजन एक्सपोजर होगा तो बैक्टीरिया डाई, एनारोबिक, एनारोबिक बैक्टीरिया विल डाई। इससे आपका क्या आएगा, फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा, फॉल्स नेगेटिव। इससे आपका जो डायग्नोसिस होगी वो फॉल्स नेगेटिव डायग्नोसिस होगी, यानी कि होते हुए भी आपका नेगेटिव आएगा। उसके अलावा इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है वॉल्यूम की। जो स्पूटम और स्वॉब है दे डू नॉट हैव इनफ वॉल्यूम, डू नॉट हैव इनफ वॉल्यूम। तो आपका जो सैंपल साइज होगा वो भी ज़रूरत से कम होगा। उसके अलावा दे कैन गेट ईजिली कंटेमिनेटेड, ईजिली कंटेमिनेटेड बाय नॉर्मल फ्लोरा। तो आपकी बुक में जो लिखा है वो क्या लिखा है कि जो स्पूटम और स्वॉब वाला स्पेसिमेन है ये इनफ नहीं है आपके एनारोबिक इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए। आपको एनारोबिक इन्फेक्शन को डायग्नोस करना है तो आपको हड्डी वाला बैट लाना पड़ेगा। हड्डी वाले बैट का क्या मतलब है, बोन बैट। बोन से याद रखिए बोन मैरो का स्पेसिमेन, BAT से याद रखिए बॉडी फ्लूइड्स, एस्पिरेट्स, टिश्यूज। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि जो बोन मैरो है इसमें तो बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एक्सपोजर होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन का एक्सपोजर है तो यहाँ पे हम एनारोबिक बैक्टीरिया का फॉल्स नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहे, बोन मैरो में क्यों नहीं मर रहे। अगर बोन मैरो में वो इन्फेक्शन कर चुके हैं, इसका आंसर ये है कि अगर वो बोन मैरो में इन्फेक्शन कर चुके हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा, एब्सेस होगी, वहाँ पे नेक्रोसिस चल रहा होगा और एब्सेस होगी। और ये क्या करती है, एनॉक्सिक कंडीशन बना देती है, एनॉक्सिक कंडीशन। मतलब कि यहाँ पे एनॉक्सिक कंडीशन हो जाएगी तो आपके जो पैथोजेंस है उनकी ग्रोथ होनी पॉसिबल हो जाएगी। इन सारे एरियाज़ में जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई होती है उनमें नॉर्मली तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ रही अगर, तो वहाँ पे नेक्रोसिस और एब्सेस वगैरह चालू हो जाएगी और वहाँ पे अलाउ हो जाता है। नेक्रोसिस और एब्सेस के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर पाते हैं, इसलिए आपको
इन स्पेसिमेंस को ही लेकर के डायग्नोज कर सकते हैं आप स्वॉब और स्पूटम के बेसिस पे नहीं कह सकते कि ये एनारोबिक इन्फेक्शन है। अब हम लास्टली हमारे आई एम साइड वाले मेमोनिक के पार्ट में डी का मीनिंग देख रहे हैं। डी का क्या था? डायरियल डिजीजेस। जो डायरियल डिजीजेस है इसके अंदर हमारी बुक में क्या दिया है? एक तो स्टूल के बारे में दिया है, स्टूल सैंपल आप कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा कोई पेशेंट है डायरिया के साथ तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप स्टूल सैंपल लेंगे, उसका आप रेक्टल स्वैब भी ले सकते हैं। अच्छा, ये स्टूल सैंपल में हमारे ब्रैकेट में दे रखा है म्यूकस फ्लेक्स। म्यूकस फ्लेक्स का क्या मतलब है? म्यूकस फ्लेक्स इंप्लाई कर रहा है कि जो आपकी कोलॉन की यानी लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जो म्यूकोजा है उसके ऊपर जो म्यूकस की लेयर है जो लुब्रिकेट करती है, नॉर्मली उसको प्रोटेक्ट करती है, लुब्रिकेट करती है, वो टूट टूट के बाहर आ रही है। वो टूट टूट के बाहर आ रही है का क्या मीनिंग है? या तो कोई इन्फ्लामेटरी डैमेज हुआ है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स का, जैसे एक हो गया जियार्डिया। जियार्डिया जियार्डिया बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इनफैक्ट जियार्डिया के अंदर क्या होता है? जियार्डिया के अंदर स्टूल के अंदर आपको म्यूकस दिखेगा लेकिन ब्लड कभी नहीं दिखेगा। आई मीन ब्लड दिखना बहुत अनलाइकली है। अगर स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है तो आप जियार्डिया को एक बार दोबारा सोचेंगे कि जियार्डिया तो नहीं है। अगर आपकी डायग्नोसिस जियार्डिया थी लेकिन स्टूल में ब्लड है तो आप दोबारा सोचेंगे एक बार, क्योंकि जियार्डिया में ब्लड बहुत ही रेयर होता है, ब्लड ऑलमोस्ट कभी नहीं आता जियार्डिया में। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपका एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर भी जो आपका स्टूल है उसके अंदर आपको म्यूकस फ्लेक्स दिखाई देंगे। तो ये आपको ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर दिख जाते हैं म्यूकस फ्लेक्स स्टूल के। तो हमने हमारा आई एम साइड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे अपर और लोअर के बारे में। अब हम देखेंगे हमारा अपर और लोअर वाला पार्ट, बस ये वाला पार्ट देख रहे हैं, अपर एंड लोअर। तो अपर का क्या मतलब था? अपर का मतलब था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हमारी बुक में क्या दे रखा है? आप कलेक्ट करेंगे थ्रोट स्वॉब विद मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल, नेजोफेरेंजियल स्वॉब एंड पर नेजल स्वॉब। ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको कौन से कलेक्ट करने हैं। इनका एक एक करके हम मतलब समझते हैं। तो ये जो थ्रोट स्वॉब विद मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल है, ये क्या कह रहा है? ये डिप्थीरिया इम्प्लाई कर रहा है। इसका इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपको थ्रोट का एग्जामिनेशन करते हुए स्यूडो मेम्ब्रेन दिखाई दे, मेम्ब्रेन को इसी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे बनता हुआ, तो आपको क्या सस्पेक्ट करना है? आपको सस्पेक्ट करना है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है। ये कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन है। और ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है, ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन बनती है आपकी कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया इन्फेक्शन में, वो किस चीज़ की बनी होती है? वो बनी होती है NLF बैक्टीरिया की। ये NLF बैक्टीरिया क्या है? NLF बैक्टीरिया का ये मतलब नहीं है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग नहीं लिखा ये लिखा है कि नेक्रोटिक डिब्रीज। N स्टैंड्स फॉर नेक्रोसिस, नेक्रोटिक डिब्री। L स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। L स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट्स। F स्टैंड्स फॉर फाइब्रिन। NLF बैक्टीरिया का मतलब है नेक्रोटिक डिब्रीज, ल्यूकोसाइट्स एंड फाइब्रिन। और चौथा कंपोनेंट क्या होता है स्यूडो मेम्ब्रेन का? बैक्टीरिया। तो ये स्यूडो मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है डिप्थीरिया में? NLF बैक्टीरिया। N स्टैंड्स फॉर नेक्रोटिक डिब्रीज, L स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइट्स, F स्टैंड्स फॉर फाइब्रिन एंड B स्टैंड्स फॉर बैक्टीरिया। तो आपको इस मेम्ब्रेन को स्वॉब करना होता है ताकि आपको जो डिप्थीरिया है उसका स्पेसिमेन मिल जाए। डिप्थीरिया का सैंपल कलेक्ट कर लिया आपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। उसके अलावा नेजोफेरेंजियल स्वॉब और पर नेजल स्वॉब, ये 2 टाइप के नोज़ के स्वॉब्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये आपकी नेज़ल कैविटी है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे तो बाहर तो नॉस्ट्रिल होता है, ठीक है, और अंदर होता है ये पूरी की पूरी नेज़ल कैविटी इस तरीके से। लेकिन ये नेज़ल कैविटी इवेंचुअली जाती है, ओपन होती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स में ओपन होगी, फिर नीचे जा जाके ये लैरिंग्स के पास आ जाएगी। ये लैरिंग्स हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, और फिर ये ट्रेकिया में कंटिन्यू हो जाएगी। ये आपका ट्रेकिया हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है? ये आपका हार्ड पैलेट मान लीजिए, ये आपकी नॉस्ट्रिल, ये पैलेट, आगे वाला हार्ड पैलेट, पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट, हार्ड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब क्या होता है? ये आपकी हो गया नेज़ल चेम्बर, नेज़ल चेम्बर, और ये कनेक्शन होता है बीच में नेज़ल चेम्बर। ये हो गया आपका फेरिंग्स पीछे ही, क्योंकि आपका क्या होता है ईसोफेगस था। ये एक्चुअली यहाँ पे इस तरह कंटिन्यूएशन में होता है पूरा। ये कॉमन चेम्बर तो कौन सा हो गया? आपका फेरिंग्स हो गया। ये हो गया आपका नेज़ल चेम्बर। ये क्या है? ये हो गया आपका इंटरनल नेयर्स। ये जो इंटरनल नेयर्स होते हैं ये क्या कनेक्ट करते हैं? ये नेज़ल चेम्बर को कनेक्ट करते हैं फेरिंग्स से। तो जो आपके यहाँ पे ओपनिंग होती है 2, इंटरनल नेयर्स कहते हैं जिनको, और ये क्या करते हैं? ये नेज़ल चेम्बर को कनेक्ट करते हैं फेरिंग्स से। तो अगर आपने जो स्वॉब लिया है वो आपने नेज़ल चेम्बर के अंदर अंदर लिया है,
तो उसको आप बोलते हैं पर नेज़ल स्वॉब। जो आपका स्वॉब है अगर वो नेज़ल चेम्बर के अंदर रहा है, यानी इस चेम्बर के अंदर रहा है, तो वो हो गया आपका पर नेज़ल स्वॉब। लेकिन अगर आपका स्वॉब इसके अंदर तक जा करके फेरिंग्स तक जाके लेता है सैंपल, तो उसको आप बोलेंगे नेज़ोफेरेंजियल स्वॉब। नाम में ही लिखा है नेज़ोफेरेंजियल स्वॉब, पर नेज़ल स्वॉब। पर नेज़ल स्वॉब कहाँ तक लिमिटेड रहेगा? नेज़ल चेम्बर तक। और नेज़ोफेरेंजियल स्वॉब फेरिंग्स तक जाएगा। ये इंटरनल नेयर्स को क्रॉस करके फेरिंग्स तक जा करके लिया जाता है नेज़ोफेरेंजियल स्वॉब। अब हम देखते हैं लोअर वाला। लोअर वाले के अंदर क्या लिखा है? स्पूटम, एंडोट्रेकियल एस्पिरेट, ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज, प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश एंड लंग बायोप्सी। ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में सबसे इजी तो कलेक्ट करने वाला होता है स्पूटम। स्पूटम सैंपल। स्पूटम में हमें कुछ नहीं करना होता। स्पूटम के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट इज आस्क्ड टू कफ, पेशेंट आस्क्ड टू टेक अ डीप ब्रेथ। स्पूटम का कह रहे हैं हम, स्पूटम। पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड कफ। पेशेंट को हम बोलते हैं आराम से गहरी सांस लो और खांसो। लिटरली यही कहते हैं उसको, गहरी सांस लेने को बोलते हैं और खांसने को कहते हैं। और जो उसका सैंपल है, सैंपल कलेक्टेड इन कैसा कंटेनर, आप गेस करिए एक बार। यस, वाइड माउथ, वाइड माउथ, स्क्रू कैप्ड, स्टेराइल, लीक प्रूफ कंटेनर। वही जो हमने थोड़ी देर पहले याद किया था सब इसके बारे में। वाइड माउथ, स्टेराइल, स्क्रू कैप्ड, लीक प्रूफ कंटेनर में हम उसका सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। पेशेंट को बस सिंपली बोलता है आप डीप ब्रेथ लो और खांसो, और हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं वाइड माउथ, स्क्रू कैप्ड, स्टेराइल, लीक प्रूफ कंटेनर के अंदर। ये हमने याद कर ही रखा है सारे सैंपल्स के लिए। यूनिवर्सल कंटेनर बोलते हैं इसको। उसके अलावा इसके बारे में दो चीज़ें और याद रख सकते हैं आप कि ये अर्ली मॉर्निंग में किया जाता है। अर्ली मॉर्निंग, बिफोर ब्रशिंग टीथ। और पेशेंट को कोशिश करनी होती है कि ये सलाइवा से कंटेमिनेट ना हो, नॉट कंटेमिनेटेड बाय सलाइवा। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि आपको सिर्फ कफ निकालना है, आपको उसके अंदर सलाइवा नहीं स्पिट करना। तो ये तो हमारा स्पूटम का हो गया, ये हमारा स्पूटम कवर हो गया, ये हमारा स्पूटम वाला कवर हो गया। अब एक और देख रहे हैं हम, एंडोट्रेकियल एस्पिरेट। ये एंडोट्रेकियल एस्पिरेट क्या है? एंडोट्रेकियल एस्पिरेट, एक बार अब हम एंडोट्रेकियल एस्पिरेट डिस्कस करेंगे। तो एंडोट्रेकियल एस्पिरेट तो सबसे पहले ईटी एस्पिरेट लिख रहे हैं इसको फॉर शॉर्ट। ईटी मतलब एंडोट्रेकियल। तो ये किस में किया जाता है? इंट्यूबेटेड पेशेंट्स, इंट्यूबेटेड पेशेंट्स। इंट्यूबेटेड पेशेंट्स में आप एंडोट्रेकियल एस्पिरेट करेंगे। उसमें आप क्या करते हैं? कैथेटर इंसर्ट करते हैं, कैथेटर इंसर्टेड इनटू एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटी ट्यूब लिख रहा हूँ फॉर शॉर्ट। एंडोट्रेकियल ट्यूब में आप कैथेटर इंसर्ट करते हैं, यूज टू सक्शन। उस कैथेटर से आप क्या करते हैं? आप सकअप कर लेते हैं फ्लूइड को ऑफ सिक्रीशंस, सिक्रीशन यानी फ्लूइड यानी सिक्रीशंस को, सिक्रीशंस इनसाइड एंड ट्रेकिया। तो जो आपके ट्रेकिया के अंदर सिक्रीशन होता है उनको आप कलेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो आपने कैथेटर डाला है उसकी हेल्प से आप सिक्रीशंस को सकअप कर लेंगे उस कैथेटर के अंदर। वो आपका हो जाएगा एंडोट्रेकियल एस्पिरेट। एक और बचा है, एक और है हमारा नेक्स्ट इसके बाद, ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज के अंदर हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकोस्कोप, बाल या फिर ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज। इसमें हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप यूज्ड। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो आपका लंग है, ये आपका ट्रेकिया हो गया मान लीजिए, उसमें ये ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह वगैरह में डिवाइड होगा, आगे जा करके और डिवाइड होगा। पूरा ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री है आपका, अच्छा सा बड़ा सा। इसके अंदर ये एल्वियोलाई हो गए। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं डायग्राम को ताकि ईजी हो। एक इंस्ट्रूमेंट होता है ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप एक फ्लेक्सिबल सी ट्यूब जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी ये ब्रोंकाई के अंदर जा करके
डाल दिया जाएगा, इंसर्ट कर देते हैं हम इसको। ये आपका ब्रोंकोस्कोप है, ये क्या है आपका ब्रोंकोस्कोप। अब ये जो ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसको अंदर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे इसको। तो ये जो आपका ब्रोंकोस्कोप है, ये फ्लूइड निकालता है यहाँ से, इसमें फ्लूइड निकलता है। ये ब्रोंकस के अंदर है आपका, ये आपका फ्लूइड निकालेगा, नॉर्मल सलाइन निकालेगा। ये नॉर्मल सलाइन क्या करेगा, ये इसके सरफेस को वॉश करेगा ऐसे। ये आपका, ये क्या है आपका ब्रोंकस है, ये आपका ब्रोंकोस्कोप है। इसमें से आप फ्लूइड निकालेंगे और ये फ्लूइड इस ब्रोंकस की इनर लाइनिंग को ही ऐसे वॉश करके आएगा। और फिर ये जो वॉश हुआ फ्लूइड है, ये सारा वॉश हुआ जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो भी सारा सेल, वहाँ पे जो लाइनिंग के ऊपर जो भी चीज़ें थी, माइक्रोब्स वगैरह थे, सैंपल वगैरह था, वो यहाँ से सक्शन हो जाएगा, वो ऐसे अंदर ले लेगा इसको वापस। तो यहाँ से ये साफ फ्लूइड निकालेगा और ये गंदे फ्लूइड को वापस अंदर ले लेगा। तो ये गंदा फ्लूइड ही तो हमको चाहिए सैंपल के लिए, सैंपल। ये जो गंदा फ्लूइड होता है जो आपके ब्रोंकस को साफ करके आया है, ये जो नॉर्मल से लाइन से आपने वॉश किया है इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंकस को, यही वापस सकअप हो जाता है और यही आपका स्पेसिमेन होता है। ये ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज बोलते हैं इसको। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में काम आता है। उसके अलावा ये भी हो गया हमारा ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश। ये PSB प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश क्या है। सिमिलरली जैसे आपने ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज में ब्रोंकोस्कोप डाला था, इसमें भी ब्रोंकोस्कोप डालेंगे, लेकिन इसमें जो ब्रोंकोस्कोप है उसके अंदर भी एक कैथेटर आएगा। ब्रोंकोस्कोप के अंदर एक कैथेटर आएगा और उस कैथेटर के अंदर क्या होगा, एक ब्रश होगा। ये आपका ब्रश है, ये ब्रश है, ये कैथेटर की मेम्ब्रेन है और ये ब्रोंकोस्कोप की लेयर है। तो ये ब्रश किस में है, डबल लेयर में, डबल लेयर एनक्लोज्ड ब्रश, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश, PSB फॉर शॉर्ट। ठीक है, तो ये आपका ब्रोंकोस्कोप हो गया। ये आपने डिजायर्ड ब्रोंकस के अंदर इसको फिक्स कर दिया और ये जो आपका प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश है, ये बाद में बाहर निकल के यहाँ से सैंपल ले करके वापस अंदर रिट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका कैथेटर है, कैथेटर, ये आपका ब्रोंकोस्कोप हो गया, ये आपका ब्रोंकस हो गया। तो ये होता है हमारा प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश। इसके अंदर एक ब्रश होता है जो कैथेटर में एनक्लोज्ड है, और कैथेटर किस में एनक्लोज्ड है, ब्रोंकोस्कोप में एनक्लोज्ड है। तो ये आगे आएगा, ये ब्रश बाहर निकल जाएगा जब आप बिल्कुल करेक्ट एरिया में आ गए ब्रोंकस के, और ये उसको वहाँ पे से सैंपल लेके आ जाएगा। ये सीधा वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा, फिर ये वापस कैथेटर में एनक्लोज्ड होगा और इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश। और एक लास्ट है लंग बायोप्सी। लंग बायोप्सी आप जानते हैं ये क्या है। थोड़ा सा हम लंग के टिश्यू का पार्ट ले लेते हैं, लंग टिश्यू को आप बायोप्सी कर लेते हैं, या फिर आप उसका पार्ट लेकर के उसको हिस्टोपैथ स्टेन करके या फिर माइक्रोबायोलॉजी के स्टेनिंग के लिए भेज देते हैं, देखने के लिए कि कौन सा इन्फेक्शन है। तो ये हो गए हमारे सारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। अब हम देख रहे हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये जो हमारा PEE था, एक बार इसको देखेंगे, फिर UTI और जेनाइटो यूरिनरी वाला देख लेंगे जल्दी से। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में हम कौन कौन से सैंपल्स लेते हैं। हम एक तो स्पूटम कलेक्ट करते हैं, और हमारी बुक में क्या लिखा है, इसको अर्ली मॉर्निंग में लेते हैं और एक स्पॉट सैंपल लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग यानी जो हमने पहले देखा था कि स्पूटम को हम कैसे कब कलेक्ट कर रहे हैं, ब्रश करने से पहले कलेक्ट कर रहे हैं। और स्पॉट यानी ऑन द स्पॉट ले रहे हैं, जो आपका पेशेंट जैसे ही आया आपने एक तो स्पूटम सैंपल उसमें ले लिया, उसके अलावा आपने एक अर्ली मॉर्निंग सैंपल भी लिया कंपेयर करने के लिए, बिना ब्रश करे बिना कुछ खाए उस पेशेंट के अर्ली मॉर्निंग सैंपल ले लिया स्पूटम का। अच्छा, एक और पॉइंट है स्पूटम के बारे में, इट इज़ कलेक्टेड इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मीनिंग है कि आप जो स्पूटम सैंपल ले रहे हैं ये वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्पूटम है, जो ट्यूबरक्लोसिस है, वो एरियोसोलाइज्ड पार्टिकल के थ्रू स्प्रेड होता है, एयरबोर्न पार्टिकल्स के थ्रू, एरोसॉल के थ्रू स्प्रेड होता है। ये एरोसॉल स्प्रेड, अगर आपका एरिया में वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे एरियोसॉल्स जो होंगे ये कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएंगे, जिससे आपको और आपके आसपास जो भी दूसरे लोग हैं, अटेंडेंट्स हैं, जो पेशेंट के अटेंडेंट्स वगैरह हैं, आपका नर्सिंग स्टाफ है, सबको डेंजर होगा इन्फेक्शन होने का। तो जब भी आप TB के पेशेंट से डील करें तो मेक श्योर कि जो एरिया है वो अच्छा खासा वेंटिलेटेड हो, विंडोज़ ओपन हो, एग्जॉस्ट चल रहा हो, एक्सेट्रा। अच्छा, गैस्ट्रिक एस्पिरेट फॉर इन्फेंट्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर अगर आप TB सस्पेक्ट कर रहे हैं
तो उनके अंदर आप स्पूटम सैंपल नहीं कलेक्ट कर सकते। उनके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, गैस्ट्रिक एस्पिरेट। इसका क्या रीज़न है, इसका ये रीज़न है कि पहली बात, जो इन्फेंट होता है वो उतना स्पूटम वो प्रोड्यूस ही नहीं करते। जो इन्फेंट होता है वो बहुत कम स्पूटम प्रोड्यूस करता है, जो वो प्रोड्यूस करता है उसको वो स्वॉलो कर लेता है। जितना वो, पहली बात, वो स्पूटम बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको लेना मुश्किल है, उसके अलावा वो स्पूटम को स्वॉलो कर लेते हैं। और तीसरी बात, ये जो स्पूटम को कलेक्ट करना होता है उसके लिए आपको समझाना पड़ेगा पेशेंट को कि आप कफ करिए, आप सलाइवा मत स्पिट कर देना इसके अंदर, उसको पूरे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। आप इन्फेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, आप इन्फेंट को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, वो इन्फेंट इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के केपेबल नहीं है। तो आप क्या कलेक्ट करते हैं, आप गैस्ट्रिक एस्पिरेट कलेक्ट करते हैं इन्फेंट में। अब इसका रीज़न क्या बताया हमने कि एक तो इन्फेंट उसको स्वॉलो कर लेता है स्पूटम को और वो उतना स्पूटम प्रोड्यूस ही नहीं करता। इसके भी स्पेसिफिक तरीका होता है। एक तो इन्फेंट जो होता है वो ओवरनाइट फास्टिंग पे होना चाहिए, उसको 8 घंटे तक कुछ मत खिलाओ। उसके बाद, ताकि अगर वो उसको फास्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो उसका स्टमक होगा वो एसिड प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा, माइकोबैक्टीरिया जो हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमको वो नहीं चाहिए, तो फास्टिंग होना चाहिए एक तो। उसके अलावा जो इन्फेंट है उसके लिए आप गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेंगे। तो ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के सैंपल हो गए। आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन में आप क्या ले सकते हैं, कंजक्टाइवल स्वॉब, कॉर्नियल स्क्रैपिंग और एक्वस और विट्रस ह्यूमर। इसका क्या मीनिंग है, कंजक्टाइवा और कॉर्निया तो सबको ही पता है, जो आपकी आइरिस है, आइरिस के ऊपर जो कवरिंग है, आइरिस को जो कवर करके रखती है चीज़, आइरिस और प्यूपिल को जो आपकी आई की लेयर कवर करके रखती है उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया से आप क्या लेंगे, कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स लेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स हैं उनको चॉकलेट अगार के ऊपर डालते हैं इमीडिएटली। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स शुड बी इमीडिएटली प्लेटेड एट बेड साइड, बेड साइड पे ही, यानी बेड के पेशेंट के साइड में ही, ऑन ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार। तो कॉर्नियल स्क्रैपिंग जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसको आपको बेड साइड ही चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार स्लैश ब्लड अगार पे प्लेट कर देना है। ये हम डिटेल में आगे फिर से देखेंगे जब हम पढ़ेंगे स्पेसिमेन स्टोरेज के बारे में। और कंजक्टाइवल स्वॉब्स, कंजक्टाइवा क्या होता है, जो आपकी आई का वाइट पार्ट होता है, यानी जो आपकी आई के ऊपर जो वाइट एरिया होता है, जो आपके आइरिस के अलावा जो वाइट कलर की एरिया होता है, बल्बार कंजक्टाइवा, उसको जो कवर करने वाली एरिया है उसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। और कंजक्टाइवा दो पार्ट की होती है, एक तो पैल्पिब्रल और एक बल्बार। पी और बी लिख देते हैं यहाँ पे फॉर शॉर्ट। पी स्टैंड्स फॉर पैल्पिब्रल, पैल्पेब्रल यानी जो आपकी आईलिड की इनर लाइनिंग वाली है, जो आपकी आई आँख को फेस करने वाली आईलिड की लाइनिंग है उसको बोलते हैं पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। और जो आपकी आई की आई बॉल के ऊपर जो वाइट एरिया है उसको कवर करने वाली जो कंजक्टाइवा है उसको बोलते हैं बल्बार कंजक्टाइवा। तो उधर से आप स्वॉब ले सकते हैं, कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स ले सकते हैं, एक्वस एंड विट्रस फ्लूइड ले सकते हैं। एक्वस एंड विट्रस फ्लूइड, अगर आपने फार्मा में ग्लॉकोमा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर क्या होता है। जो जो लेंस के आगे वाला फ्लूइड भरा होता है आई के अंदर, लेंस के आगे वाले एरिया में जो फ्लूइड है आई के अंदर उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर या एक्वस फ्लूइड। और लेंस के पीछे और रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच में जो है वो होता है विट्रियस फ्लूइड। तो ये हम आगे देख सकते हैं जब अगर हम फार्मा पढ़ेंगे तो उसके बारे में, उसमें हम ग्लॉकोमा में भी देख सकते हैं ये एक्वस एंड विट्रियस फ्लूइड। ग्लॉकोमा कंडीशन क्या थी, ग्लॉकोमा के अंदर यही तो हो रहा था, एक्वस फ्लूइड ज़्यादा बन रहा था तो कंप्रेशन वगैरह हो रहा था। स्वॉब्स फ्रॉम आउटर ईयर, एस्पिरेट फ्रॉम इनर ईयर। ईयर इन्फेक्शन के अंदर आप आउटर ईयर से तो स्वॉब लेंगे और इनर ईयर से आप एस्पिरेट ले लेंगे। अब हमारे लास्ट के दो बचे हैं सिर्फ, यूरिनरी और जेनाइटल। यूरिनरी के अंदर बहुत कॉमन है मिड स्ट्रीम यूरिन। अच्छा, मिड स्ट्रीम यूरिन के बारे में हम इतनी देर से क्या बोले जा रहे हैं बार बार कि मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल के अंदर आप, अगर कोई स्पेशल इंडिकेशंस ना हो मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल के अंदर और पेशेंट के कोई स्पेशल इंडिकेशंस ना हो, एसिम्टोमेटिक हो, तो उसके अंदर क्या थ्रेशोल्ड था, 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, 1,00,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होनी चाहिए पर एम एल, तभी आप उसको यूटीआई बोलेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है। लेकिन इसके अलावा रियल लाइफ में क्या होता है, सिम्टम्स होते तो आप 10,000 to 1,000 को भी मान सकते हैं। उसके अलावा कुछ रेड फ्लैग ऑर्गेनिज्म होते हैं। रेड फ्लैग ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे कि उनकी प्रेजेंस अगर थोड़ी सी भी है, एक दो सेल भी दिख रहे हैं आपको, तो आप यूटीआई सस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि स्टैफ ऑरियस अगर आपको यूरिन में दिख रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, आपको कैंडिडा यूरिन में दिख रहा है वो भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ होती है सुपरा प्यूबिक एस्पिरेटेड यूरिन। ये आप कहाँ से ले रहे हैं, ये आप ब्लैडर से ले रहे हैं, ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट से ले रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली ये भी स्टेराइल होना चाहिए, शुड बी स्टेराइल, शुड बी स्टेराइल, ST मतलब स्टेराइल, शुड बी स्टेराइल, शुड बी स्टेराइल।
जो आपका सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट है वो स्टेराइल होना चाहिए बिल्कुल, उसके अंदर भी आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म दिख रहा है उसमें ये 1 लाख वाली बात अप्लाई नहीं होगी। सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट के लिए नहीं है, मिड स्ट्रीम यूरिन के लिए है बस, और वो भी मेन केस के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर, जैसे एसिम्टोमेटिक केस है उसमें। सुप्राप्यूबिक एस्पिरेट के अंदर बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए, उसके अंदर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म दिख रहा है उसका मतलब ये है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना बहुत हाईली लाइकली है। उसके अलावा जो कैथेटराइज्ड पेशेंट होते हैं, कोई पेशेंट होता है उसके यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा है हमारी बुक में, कलेक्टेड फ्रॉम द कैथेटर ट्यूब आफ्टर क्लैंपिंग डिस्टली एंड डिसइंफेक्टेड नॉट फ्रॉम यूरो बैग। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉट फ्रॉम यूरो बैग। जो यूरो बैग होता है उसके अंदर कंटेमिनेशन हो सकता है, उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हो सकते हैं। आप यूरो बैग से नहीं लेंगे इस कैथेटराइज पेशेंट का यूरिन सैंपल। आप कहाँ से लेंगे? कैथेटर ट्यूब से लेंगे। और कैथेटर ट्यूब को भी कैसे लेंगे? मान लीजिए ये आपकी कैथेटर ट्यूब है, एक सेकेंड, ये आपकी कैथेटर ट्यूब है और ये आपका यूरो बैग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैथेटर ट्यूब को हमारी बुक में लिखा है डिस्टली क्लैंप कर देंगे। यहाँ से ये जो पैसेज है, ये जो एरिया है, ये जो पैसेज है, इसको आप ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे पिन लगाकर यहाँ पे आप बिल्कुल क्लैंप कर देंगे, इसको कंप्रेस करके इसको बंद कर देंगे और यहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे नीडल डाल के। यहाँ से कभी नहीं करेंगे, यूरो बैग्स में कभी नहीं लेंगे सैंपल। यूरो बैग इज़ नॉट आइडियल फॉर कैथेटराइज पेशेंट यूरिन सैंपल। तो इसमें क्या लिखा है? कैथेटराइज पेशेंट कलेक्टेड फ्रॉम द कैथेटर ट्यूब आफ्टर क्लैंपिंग डिस्टली। क्लैंपिंग डिस्टली का मतलब है कि यूरो बैग से जो कनेक्शन है कैथेटर ट्यूब का, उसको आप दबा करके बंद कर देंगे। उसके बाद एंड डिसइंफेक्ट भी करेंगे, क्योंकि जो कैथेटर की ट्यूब है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पहले से भी कुछ ग्रो कर रहा हो सकता है। यूरो बैग में ग्रोथ हो रही है तो कैथेटर ट्यूब में क्यों नहीं हो सकती? तो आप उसको डिसइंफेक्ट करेंगे एंड यूरो बैग से नहीं लेंगे आप। उसके अलावा जेनाइटल इन्फेक्शन की हमारा लास्ट बचा है स्पेसिमेंट्स के अंदर, यूरिथ्रल स्वॉब, सर्वाइकल स्वॉब फॉर यूरिथ्राइटिस, एक्सुडेट फ्रॉम जेनाइटल अल्सर्स। इसका क्या मतलब है अभी समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यूरिथ्रल स्वॉब सिंपली जो आपकी यूरिथ्रा है पेशेंट की मान लीजिए यूरिथ्रा ट्यूब है, उसके अंदर आप स्वॉब डाल करके स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेंगे। यूरिथ्रल स्वॉब ये मेल के लिए ईजी होता है, ईजियर इन मेल बिकॉज लॉन्गर यूरिथ्रा। मेल की जो यूरिथ्रा होती है वो लंबी होती है तो उसका स्वॉब करना ईजियर होगा आपके लिए। उसके अलावा जो सर्वाइकल स्वॉब है, सर्वाइकल स्वॉब क्यों ले रहे हैं यूरिथ्राइटिस में? अब थोड़ा कन्फ्यूजन होना चाहिए, ये यूरिथ्राइटिस है लेकिन हम स्वॉब कौन सा ले रहे हैं? सर्वाइकल स्वॉब ले रहे हैं। ऐसा क्यों? ये किस केस में कर रहे हैं हम? ये हम फीमेल्स के केस में कर रहे हैं। इन केस ऑफ फीमेल with urethritis we can take cervical swab। फीमेल के केस में हम सर्वाइकल स्वॉब ले सकते हैं, क्योंकि जो फीमेल के यूरिथ्राइटिस वाले केसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्विक्स का भी इन्फेक्शन होता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडिया। उसके अलावा जो फीमेल यूरिथ्रा होती है इट इज़ शॉर्ट, फीमेल यूरिथ्रा इज शॉर्ट, तो इसको स्वॉब करना थोड़ा मुश्किल होता है। फीमेल यूरिथ्रा इज शॉर्ट, इसको स्वॉब कर पाना मुश्किल होता है। क्लेमाइडिया एक एग्जाम्पल हो गया, CH लिखा है, CHLAMYDIA क्लेमाइडिया। उसके अलावा गोनोरिया। तो इन इन्फेक्शंस के अंदर आप फीमेल में सर्वाइकल स्वॉब भी ले सकते हैं यूरिथ्रल स्वॉब के साथ, यूरिथ्रल स्वॉब की जगह। लेकिन मेल के अंदर लॉन्ग यूरिथ्रा होने की वजह से उसको स्वॉब करना ईजी होता है, तो हम यूरिथ्रल स्वॉब प्रेफर करते हैं मेल के जेनाइटल इन्फेक्शंस के अंदर। अच्छा, एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया? यस, यूरिथ्रल स्वॉब हो गया, सर्वाइकल स्वॉब हो गया, सर्वाइकल स्वॉब फॉर यूरिथ्राइटिस। एक और है एक्सुडेट फ्रॉम जेनाइटल अल्सर्स। अब ये क्या है? ये एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है हमारा, सिफिलिस। एक्सुडेट जो हमने पहले भी मेंशन किया था, एक्सुडेट, इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिफिलिस का। सिफिलिस में क्या होता है? सिफिलिस के अंदर होता है कंडीशन प्राइमरी सिफिलिस, और जो हमारा प्राइमरी सिफिलिस होता है उसके अंदर जो आपका जेनाइटल एरिया है उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर इस तरीके से अल्सर्स उसके ऊपर बन जाते हैं लीजन्स। इन लीजन्स को हम क्या बोलते हैं? हार्ड कैंकर, सॉरी प्राइमरी कैंकर बोलते हैं, प्राइमरी कैंकर। कुछ लोग शैंकर भी बोल देते हैं, एक आपको जो प्रेफरेबल हो वो बोले, लेकिन इसको बोलते हैं प्राइमरी कैंकर बोलते हैं वैसे तो। हाँ, प्राइमरी कैंकर जो होता है इसको हम
इसमें से एक्सूडेट निकलता है, इसमें से जो फ्लूइड निकलता है उसको हम बोलते हैं एक्सूडेट, एक्सूडेट। और इस एक्सूडेट को हम कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टेड टू डायग्नोज। तो जो एक्सूडेट है उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हमारा सिफिलिस है। और सिफिलिस में जो प्राइमरी कैंकर होता है, प्राइमरी शैंकर, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल है वो आप बोल दीजिए, उसमें से आप एक्सूडेट कलेक्ट करेंगे। और जो एक्सूडेट है उसको आप कलेक्ट कर लेते हैं और उसको आप माइक्रोस्कोपी में यूज़ कर लेते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। तो इसके साथ हमारे सारे के सारे स्पेसिमेंट्स कवर हो गए, हमने ये पूरी टेबल याद कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास के आगे की क्लासेस के अंदर हम देखेंगे स्पेसिमेंट्स को हम ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं और स्पेसिमेंट्स को स्टोर कैसे करते हैं। वो टॉपिक थोड़ा छोटा होगा।